साइको तुम सिर्फ मेरी हो। एपिसोड 17। रूही ने मन ही मन गुस्से से कोसते हुए कहा, खाओ खाओ, खा खा कर मर जाओ कमीने। माही भले ही खाना खा रहा था या ये कहे कि खाने की एक्टिंग कर रहा था, वो अपने टेढ़ी नज़रों से रूही की तरफ भी देख लिया करता। उसके होठ के कोने मुड़ गए। वो ये बात अच्छे से जानता था कि रूही को भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। रूही से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपनी ललचाई नज़रों से प्लेट की तरफ देखने लगी। माही जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देख रहा था। माही रूही को परेशान कर रहा था। ये करने में उसे बड़ा ही मज़ा आ रहा था। माही खुद नहीं जानता था कि वो कितनी क्यूट हरकतें कर रहा था जो उसके ऑरा से बिल्कुल परे थी। शायद माही ये सब कुछ भूल गया था। माही ने खाने की प्लेट रूही की तरफ बढ़ा दी। रूही ने उसकी तरफ बिना देखे खाना खाना शुरू कर दिया। उसने माही को फिर इग्नोर कर दिया। माही ने दांत पीस लिए। रूही ने खाना खाते हुए यही सोच रही थी कि वो क्या करे कि माही हॉस्पिटल जाने से मना कर दे। रूही ने खाना फिनिश किया। रूही ने माही की तरफ देखते हुए कहा, क्या हम कुछ एक्सरसाइज करें? माही ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। माही ने कोल्ड वे में कहा, अभी मेरा मूड नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो हम हॉस्पिटल से आने के बाद करेंगे। रूही ने अपने दांत पीस लिए। रूही ने मन ही मन उसे कोसते हुए कहा, अड़ियल, मैं कह रही हूँ तो मना कर रहा है और खुद मरा रहता है, उसका क्या? लेकिन रूही को किसी भी हालत में माही को रोकना था, इसीलिए वो माही की तरफ झपटी। उसके होठों पर अपने होठ रख उसे चूमने लगी। माही हैरान हो गया, लेकिन उसने रूही को खुद से दूर कर दिया। उसे किसी बच्चे की तरह उठा लिया और रूम से बाहर ले जाने लगा। रूही का सिर उसके कंधे पर था। वो बस यही प्रे कर रही थी कि माही को कुछ पता ना चले, वरना कयामत ही आ जाएगी। वो इस पूरी दुनिया को ही तहस नहस कर देगा। डर की वजह से उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। रूही की आंखें भर गई। वो जानती थी कि उसके साथ क्या ही होने वाला है। रूही कार में बैठी ये सब सोच ही रही थी कि कार हॉस्पिटल के सामने आकर रुक गई। माही रूही को लेकर कार से बाहर निकला। उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगा। अब रूही ने उम्मीद छोड़ दी थी। इसके आगे वो जानती थी कि क्या ही होने वाला था। आगे जो कुछ भी होने वाला था वो उसके लिए खुद को तैयार कर रही थी। वार्ड के अंदर रूही के टेस्ट हो रहे थे। रूही को ना चाहते हुए भी उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ रहा था। सारे डॉक्टर सावधानी से रूही को चेक कर रहे थे। अगर उनसे हल्की सी भी चूक हो गई तो माही डोबरीवाल उन लोगों को इस दुनिया से वजूद ही मिटा देगा। माही के वहाँ होने की वजह से वो अपने काम पर फोकस भी नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर्स ने माही को बाहर जाने के लिए कहा था, लेकिन माही ने उन्हें मना कर दिया। इसके आगे उन लोगों की बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। वो चुपचाप अपना काम करने लगे। रूही के सारे टेस्ट हो चुके थे। डॉक्टर ने माही को कहा, बॉस 30 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। ये सुनते ही रूही का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। डर की वजह से उसकी उंगलियां कांप गई। वो सांस लेना ही भूल गई। 30 मिनट बाद फीमेल डॉक्टर माही के सामने रिपोर्ट लेकर खड़ी हुई थी। माही ने सख्त लहजे में कहा, क्या सब कुछ नॉर्मल है? उस फीमेल डॉक्टर ने डरते हुए कहा, वो बॉस। वो हिचकिचा रही थी। उसकी आवाज़ से उसका डर साफ जाहिर हो रहा था। माही की भौहें सिकुड़ गई। उसने सख्त लहजे में कहा, टेल मी समथिंग। माही की इतनी डरावनी आवाज़ सुन वो फीमेल डॉक्टर कांप गई। उस फीमेल डॉक्टर ने माही की तरफ फाइल बढ़ा दी। वो जानती थी कि अगर उसने उस लड़की के खिलाफ कुछ भी बोला तो माही डोबरीवाल उसकी जीभ कटवा देगा, क्योंकि पिछली बार उन्हें ये पता तो लग गया था कि माही डोबरीवाल के लिए ये लड़की बहुत ही स्पेशल है। माही ने फाइल ली और उसे देखने लगा। रूही की जान अब हलक में आ गई थी। माही जैसे जैसे फाइल के पन्ने पलट रहा था, उसकी आंखें गुस्से से दहकने लगी थी। उस वार्ड का माहौल बहुत ज़्यादा संगीन और डरावना हो गया। माही के आसपास की चीज़ें जैसे अंधेरे में चली गई हो। उसके चेहरे पर बेशुमार गुस्सा था। माही ने फाइल गुस्से से बंद की। उस फाइल के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर वहाँ सभी डर गए। माही ने गुस्से से वहाँ रखे टेबल पर एक जोर की लात मारी, जिससे वो टेबल जाकर सीधा वॉल से टकरा गई। वार्ड में एक डरावनी आवाज़ गूंज गई। माही गुस्से से घुर्राया। वो गुस्से से रूही की तरफ बढ़ने लगा। उसने रूही का हाथ पकड़ा। रूही अंदर तक कांप गई। डर की वजह से उसने अपना हाथ पीछे ले लिया। माही ने अपनी आग उगलती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा, गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और लगभग उसे घसीटते हुए कॉरिडोर से होते हुए कार की तरफ जाने लगा।
उसकी पकड़ रूही के हाथ पर इतनी मजबूत थी कि रूही को लगा कि उसका हाथ टूटने ही वाला है। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे, या यूँ कहे कि डर की वजह से। रूही अपना हाथ पीछे लेना चाहती थी। माही ने गुस्से से उसे कार के अंदर फेंक दिया। रूही लेदर सीट पर पड़ी हुई थी। वो झट से उठकर बैठने लगी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। माही गुस्से से कार के अंदर आ गया। माही की नज़र तीखी थी। उसने रूही को उसके बाल से पकड़ा। माही की पकड़ उसके बालों पर मजबूत थी। दर्द की वजह से रूही की चीख निकल गई। क्या तुम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करती हो? आई सेड यस और नो। माही गुस्से से चिल्लाया। रूही रोने लगी। माही को उसके आंसुओं से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से से उबल रहा था। वो गुस्से से फिर चिल्लाया, यस और नो। रूही को ना बोलता देख वो और भड़क गया। उसने रूही के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत की। माही ने उसे खुद की आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। रूही अपने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। आई सेड यस और नो। माही गुस्से से चिल्लाया। वो अपना आपा खो रहा था। रूही डर से कांपने लगी थी। वो मैंने रूही बोल नहीं पा रही थी। उसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई। वो मैं क्या कर रही हो? माही गुस्से से गुर्राया। आई सेड यस और नो। माही गुस्से से बौखला गया। उसने रूही का जबड़ा कसकर दबाते हुए किसी सनकी की तरह कहा, हाँ या ना। रूही ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। चटाक कर एक थप्पड़ की आवाज़ गूंज गई। रूही का मुंह दूसरी तरफ था। उसके होठों के कोनों से खून निकलने लगा। आगे बैठा ड्राइवर जो कार ड्राइव कर रहा था, वो अंदर तक कांप गया। डर की वजह से उसकी उंगलियां कांप गई। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। वो कार तेजी से ड्राइव करने लगा। रूही अभी उस थप्पड़ से उबर ही नहीं पाई थी। माही ने उसे बालों से खींचा। तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। माही गुस्से से चिल्लाया। रूही के होठ थर-थर कांप रहे थे। माही बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। इस वक्त वो पूरा शैतान बन चुका था। रूही रोए जा रही थी। रूही डर से पीछे होने लगी। ये देखकर माही शैतानों की तरह हंसने लगा। वो बेहद डरावना लग रहा था, नरक का राक्षस। तभी कार रुक गई। माही ने रूही का हाथ पकड़ते हुए उसे ज़बरदस्ती कार से निकाला। लगभग घसीटता हुआ महल के अंदर ले जाने लगा। रूही अपने पैर भी महसूस नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। माही को इतने गुस्से में देखकर सभी नौकर डर गए थे। माही ने रूही को घसीटते हुए रूम में फेंक दिया। धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। माही ने अपनी बेल्ट निकाली। ये देखकर रूही पीछे होने लगी। वो अपनी गर्दन नाव में हिलाने लगी। वो पीछे खिसकती जा रही थी। माही उसकी तरफ गुस्से से बढ़ने लगा। तुम्हारी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे परिंदे ने फड़फड़ाना सीख लिया। रूही डरते हुए अपना सिर नाव में हिला रही थी। उस कमरे में रूही की दर्द भरी आवाज़ें गूंजने लगी। रूही की पीठ पर बेल्ट के निशान बन गए थे। वो रोए जा रही थी। माही ने बेल्ट गुस्से से दूसरी तरफ फेंक दी। रूही को घुमाया। रूही सुबक रही थी। माही ने उसके चेहरे को कसकर दबाते हुए कहा, उम्मीद है इसके आगे तुम कोई गलती नहीं करोगी। इसका अंजाम तुम्हारी उम्मीद से भी बहुत बुरा होगा। माही गुस्से से गुर्राया। रूही ने गुस्से से माही का हाथ झटक दिया। ये देखकर माही की आंखें पैनी हो गई। माही ने उसकी चिन ऊपर उठाई। माही की पकड़ चिन पर मजबूत हो रही थी। रूही ने उसका हाथ दोबारा झटक दिया। गुस्से से माही को खुद से दूर धकेल दिया। दूर रहो मुझसे। हाँ, मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ की। मैं क्यों दूँ तुम्हारे बच्चे को जन्म? मुझे नहीं बनना तुम्हारे बच्चे की माँ। रूही गुस्से से चिल्लाइए मत माही डोबरीवाल। मैं क्यों दूँ तुम्हारे बच्चे को जन्म? मैं नफरत करती हूँ तुमसे। माही अपने आपे से बाहर हो गया था। माही ने खींचकर एक और थप्पड़ रूही को मारा। रूही का मुंह दूसरी तरफ झुक गया। मैंने अबॉर्शन करवाया। रूही ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। माही अपनी जगह पर जम गया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। माही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हाँ, बिल्कुल सही सुना। मैंने अबॉर्शन करवाया। रूही ने गुस्से से कहा। माही ने गुस्से से उसके जबड़े पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम प्रेग्नेंट थी? हाँ, रूही ने कड़वाहट के साथ कहा। मैंने बच्चा अबॉर्ट कर दिया क्योंकि वो बच्चा तुम्हारा था मिस्टर डोबरीवाल। माही की उंगलियां कांप गई। उसके अंदर एक अनजाना सा दर्द फैल गया।
माही ने गुस्से से रूही का गला पकड़ लिया। अगर तुम्हें मेरे बच्चे की माँ ही नहीं बनना, फिर तुम किसके बच्चे की माँ बनना चाहती हो? माही गुस्से से चिल्लाया। किसी की भी, लेकिन तुम्हारी कभी नहीं, रूही ने कड़वाहट से कहा, क्योंकि मैं नफरत करती हूँ तुमसे। माही के अंदर एक दर्द फैलता जा रहा था। गुस्से से उसकी आंखें भर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अबॉर्शन करवाया? माही गुस्से से गुर्राया। हाँ हाँ, रूही ने चिल्लाते हुए कड़वाहट से कहा। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैं कौन सा तुमसे प्यार करती हूँ जो तुम्हारे बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखूँ? माही ने गुस्से से उसके कपड़े फाड़ दिए। रूही लगातार उसे दूर धकेलने लगी, लेकिन माही उस पर हावी होने लगा था। माही जैसे पागल हो गया था। वो रूही को हर्ट करे जा रहा था। उसके नीचे रूही तड़प रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। कुछ घंटों बाद रूही बेहोश हो चुकी थी। माही ने अपना मुंह उसकी गर्दन में छुपा रखा था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो हमारा बच्चा था। माही गुस्से से धीरे धीरे बुदबुदा रहा था। माही की हैवानियत रूही के बदन पर साफ दिखाई दे रही थी। माही रूही के ऊपर से उठा, एक झलक रूही की तरफ देखा और उसी रूम में लगे पेंटिंग की तरफ गया। उसने वो पेंटिंग धीरे से साइड की। वहाँ से दीवार हल्का साइड हो गई। नीचे की तरफ सीढ़ियाँ दिखने लगी। हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। माही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वो पेंटिंग दोबारा ठीक हो गई। माही वापस अपनी जगह पर आ गया। रूही अभी भी उस कमरे में वैसे ही पड़ी हुई थी। माही उस सीक्रेट रूम में पहुंच चुका था। वो रूम बहुत आलीशान था। माही वहां लगी एक बड़ी सी पेंटिंग के पास गया। वहाँ चारों तरफ पेंटिंग लगी हुई थी। वो एक लड़की की पेंटिंग थी। माही ने उस पेंटिंग को छूते हुए गुस्से से कहा, क्या मैं तुम्हें बिल्कुल याद नहीं? तुम अपने टेडी को कैसे भूल गई? माही ने गुस्से से एक पंच मारा उस पेंटिंग पर लगे ग्लास पर, जिससे वो ग्लास टूटकर ज़मीन पर गिर गया। माही के हाथ से खून निकल रहा था। वो अपने खून से सने हाथों से उस पेंटिंग पर कुछ लिखने लगा। माही की आंखें गुस्से से भर गई थी। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़क गया। उसके कान में रूही के शब्द गूंजने लगे। क्यों दूँ मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म? मैं नफरत करती हूँ तुमसे। मैंने बच्चा अबॉर्ट कर दिया क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा था। मैं क्यों रखूँ तुम्हारे बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में? माही के अंदर एक ना बयां करने वाला दर्द फैल गया। तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी? माही डेविल स्माइल के साथ मुस्कुराया। इस वक्त माही को देखकर कोई भी डर जाता। वो किसी किस्म का पागल लग रहा था। माही, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यू डोंट नो अबाउट टेडी। माही के चेहरे पर एक सनक भरी स्माइल थी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यू आर माई वुमेन, माई स्वीट हार्ट। तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ माही डोबरीवाल की। माही गुस्से से चिल्लाया, मेरी सिर्फ और सिर्फ माही डोबरीवाल की। माही के सामने कुछ धुंधली धुंधली यादें दिखने लगी। गार्डन में एक लड़का करीब 8 साल का एक बड़े से पेड़ के पीछे दुबक कर बैठा रो रहा था। उस लड़के ने कुछ पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी क्योंकि वो रो रहा था। वो देखने से काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था। उसे देखने से लग रहा था जैसे वो काफ़ी दिनों से भूखा हो। वो लड़का अभी भी रो रहा था। उसके कानों में एक मीठी सी आवाज़ पड़ी, टेडी बेबी, आप रो क्यों रहे हो? उस लड़के ने अपना सर उठाकर देखा। उसके सामने करीब 6 साल की छोटी सी लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने बेबी पिंक कलर का फ्रॉक डाला हुआ था। वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से चलते हुए उस लड़के की तरफ आ रही थी। उस लड़की के हाथ में कुछ था। उस लड़की ने उस लड़के की तरफ कुछ बढ़ाया। उसके नन्हे नन्हे हाथों में एक रोटी थी जो फोल्ड की हुई थी। उसमें जैम लगा हुआ था। उस लड़की ने वो फोल्ड की हुई रोटी उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, टेडी बेबी, ये लो, आपको भूख लगी होगी ना? उन गंदी आंटी ने आपको खाना नहीं दिया। क्या उन्होंने आपको मारा भी? वो आंटी बहुत बुरी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो टेडी बेबी? अगर तुम्हारी मम्मा को पता चला तो वो गुस्सा करेंगी। उस लड़के ने धीरे से उस लड़की से कहा। उस लड़की ने अपनी छोटी सी फिंगर उसके लिप्स पर रखते हुए कहा, टेडी बेबी, मम्मा को पता चला तो मम्मा गुस्सा करेगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी मम्मा और छोटी मम्मा की लड़ाई है ना? उस लड़के ने धीरे से कहा, आपके लिए टेडी बेबी। उन गंदी आंटी ने आपको खाना नहीं दिया होगा। वो बहुत बुरी है, बहुत बहुत बहुत। हम मिलकर ना किसी दिन उन्हें पनिश करेंगे। उस लड़की ने मासूमियत से कहा, तुम यहाँ से चली जाओ। अगर छोटी मम्मा ने देखा तो वो मुझे भी फिर मारेंगी।
उस लड़के ने मासूमियत से कहा, टेडी बेबी आप पहले ये रोटी खा लो। वो लड़का रोटी खाने लगा था। वो काफ़ी भूखा था। उस लड़की ने अपनी लिप्स पर फिंगर रखते हुए कहा, टेडी बेबी। उस लड़की ने इधर उधर देखा। उस लड़के ने हाँ में जवाब दिया। उस लड़की ने अपने पीछे से एक पिस्टल निकाली। उस लड़की ने कहा, टेडी बेबी हम इससे ना उन गंदी आंटी को पनिश करेंगे। उस लड़के ने कहा, ये तुम्हें कहाँ मिली? उस लड़की ने आंख मारते हुए कहा, मैंने पापा के ड्रॉवर से निकाल ली। उन गंदी आंटी को पनिश करने के बाद मैं ये वापस रख दूँगी। इससे तुम क्या करोगी? हम गंदी आंटी को पनिश करेंगे। वो तुम्हें मारती है ना? मैंने देखा था पापा ना इससे किसी गंदे आदमी को डरा रहे थे। टेडी बेबी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं भी पापा की तरह स्ट्रांग बनूंगी। जैसे पापा से सब डरते हैं ना, मुझसे भी सब वैसे ही डरेंगे। उस लड़के ने रोटी फिनिश करते हुए कहा, टेडी बेबी बैक। उस लड़की ने कहा, वेलकम टेडी बेबी। टेडी बेबी आपकी मम्मा कहाँ है? छोटी मम्मा कहती है कि मम्मा किसी के साथ भाग गए। उस लड़के ने मासूमियत से कहा, ये भागना क्या होता है? उस लड़की ने मासूमियत से पूछा, पता नहीं टेडी बेबी। तभी उन दोनों के कानों में किसी की आवाज़ पड़ी, टेडी कहाँ हो आप? टेडी बेबी मैं कल आऊँगी, प्रॉमिस। उस लड़की ने कहा, पिंकी प्रॉमिस। वो लड़का रोज़ उसका इंतज़ार करता, लेकिन वो दोबारा कभी नहीं दिखी। माही उन पलों से बाहर आ गया। माही के सामने रूही का चेहरा घूमने लगा। जब रूम में वापस आया, उसकी नज़र रूम में गई। रूम में रूही थी ही नहीं। माही ने बाथरूम की तरफ देखा, रूही वहाँ भी नहीं थी। माही गुस्से से भर गया। उसने एक फ्लावर वाज उठाकर मिरर पर फेंक दिया। मिरर के टुकड़े टुकड़े हो गए। माही गुस्से से चिल्लाया, ये तुमने सही नहीं किया। दूसरी तरफ डार्क हाउस में वो हाउस दिखने में काफ़ी डरावना लग रहा था। उस अंधेरे से कमरे में एक आदमी, उसके दोनों हाथ लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए थे। उसके दोनों पैर भी लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। वो आदमी बेहोश था। देखने से लग रहा था उसे काफ़ी टॉर्चर किया गया है। उसकी पूरी बॉडी लाल थी, जगह जगह कट के निशान थे। तभी उस कमरे में किसी के कदमों की आवाज़ें आने लगी, टक टक। उस गहरे सन्नाटे में वो आवाज़ काफ़ी डरावनी लग रही थी। तभी उस बेहोश आदमी के ऊपर खौलता हुआ तेल पड़ा, जिससे वो तड़पकर होश में आ गया। उस आदमी की दर्दनाक चीख वहाँ गूंज गई। उस आदमी ने अपनी धुंधली आंखों से सामने खड़े इंसान की तरफ देखा। उसने बेहोशी की हालत में डरी हुई आवाज़ में कहा, कौन हो तुम? तेरी मौत। तुम तेरी मौत। उस आदमी की आंखों में खौफ दिखने लगा। कौन तुम? चाहती क्या हो मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? उस लड़की के हाथ में नाइफ था। वो उस नाइफ को लेकर उस आदमी के अगल बगल राउंड लगाने लगी। राउंड लगाते हुए बस ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसकी वो हंसी बहुत भयानक थी। क्या हुआ? खुद की मौत को खुद के सामने देखकर डर लग रहा है? आज मिस्टर वीरेंद्र खुराना की आंखों में डर। वो आदमी पहले से ही बेहद कमज़ोर था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता है, वैसे ही वो लड़की उसकी बॉडी पर नाइफ से कट लगा देती है, जिससे ब्लड की बूंदें ज़मीन पर गिरने लग जाती है। उस आदमी की ज़ोरदार चीख वहाँ गूंज जाया करती। वो झटपटाकर होश में वापस आ जाया करता। उस लड़की ने डरावने तरीके से चाकू उसके चेहरे पर चलाते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में डर देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा यूँ तड़पना मुझे सुकून पहुंचा रहा है। तुम्हारी ये चीखें मेरे कानों को आराम दे रही है। उस आदमी के माथे पर पसीने की बूंदें थी। उस आदमी ने अपनी मरी हुई आवाज़ से कहा, हु आर यू? वो लड़की पागलों की तरह हंसने लगी। उसने अपनी आंखों पर मास्क लगा हुआ रिमूव किया। उस आदमी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। डर की वजह से वो कांपने लगा। तुम भूत? उस कमरे में एक बार फिर डरावनी हंसी गूंज गई। वो आदमी खुद में ही बड़बड़ाया, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी हो। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता। उस लड़की ने नाइफ उस आदमी के सीने में गड़ाते हुए कहा, ध्यान से देख, कौन हूँ मैं? केडी। उस आदमी ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी हो। वहाँ पर उस लड़की की डरावनी हंसी गूंजने लगी। उस लड़की ने गुस्से से हंसते हुए कहा, यही सोच रहे हो ना, केडी तो मर चुकी है, फिर तेरे सामने जिंदा कैसे खड़ी है? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुझे?
उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उस आदमी के चेहरे पर खून लगा हुआ था। वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा, लेकिन दोबारा उसके सीने में तेज दर्द हुआ। वो वापस होश में आ गया। उस लड़के ने गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहा, उस रात क्या हुआ था? वो आदमी डर से पसीना पसीना हो गया। उसकी आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता था। उस आदमी ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता। लड़की गुस्से से चिल्लाई, तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? आखिर तुम उस शिव डोबरीवाल के राइट हैंड जो हो ठहरे। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें सब पता है। उस लड़की के चेहरे पर एक डेविल स्माइल फैल गई। उस आदमी ने उसकी वो डेविल स्माइल देखी। खौफ उसकी आंखों में फैल गया। तुम कैडी नहीं हो। फिर तुम कौन हो? उस लड़की ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सही समझा तू। मैं कैडी नहीं, मैं कैडी की जुड़वा बहन हूँ, नूर हूँ। उस आदमी की आंखों में हैरानी फैल गई। उसने डरते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, कैडी की कोई बहन नहीं थी। उस लड़की ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं नूर, कैडी की छोटी बहन। उफ रूही। इतना कहने के बाद ही रूही ने वो चाकू उस आदमी के सीने में उतार दिया। वो आदमी ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी दर्दनाक चीखें वहाँ गूंजने लगी। रूही ने गुस्से से कहा, उस दिन मैंने तुझे इसीलिए नहीं मारा ताकि मैं तुझे तड़पा सकूं। तू तड़पेगा, अपनी मौत की भीख मांगेगा, फिर भी तुझे मैं मौत नहीं दूंगी जब तक मैं नहीं चाहूँगी। चिंता मत कर, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने तुझे तड़पने के लिए छोड़ा है। वो आदमी बेहोश हो गया। रूही उसे टॉर्चर रूम से बाहर चली गई। अभी उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं दिख रहा था। उसके भाव सख्त थे। रूम के बाहर आते ही उसकी नज़र उस रूम के बाहर खड़े राघव, मीनाक, रुद्र, रिया, रिद्धि और सोना। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थी। उनकी आंखों में रूही के लिए खौफ था। रूही सीधा उस हंटर हाउस से बाहर चली गई। वो सभी उसके पीछे चल रहे थे। रूही के अगल बगल बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। रूही ने अपनी आंखों में शेड्स लगाए हुए थे। रूही कार में बैठी। उसने अपनी आंखें बंद की। रूही के साइड सोना बैठी हुई थी। कार में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। उस खामोशी को तोड़ते हुए सोना ने कहा, कैडी, तुम वहाँ से फिर भाग आई। अगर माही डोबरीवाल को भनक हो गई तो? इतना कहने के बाद सोना खामोश हो गई। रूही ने उसकी तरफ देखा। मैंने उसे बता दिया कि मैंने अबॉर्शन करवाया। सोना दंग रह गई। वॉट? सोना ने रूही के गाल की तरफ देखा जो हल्का सूजा हुआ था। सोना समझ गई कि माही ने फिर रूही को हर्ट किया। कुछ ही देर में वो सभी एक शानदार से विला में आ गए। वो विला शहर से दूर जंगल के एरिया में था। रूही सीधा उस विला के अंदर चली गई। उसके पीछे सभी चल रहे थे। उसके पीछे रूही सीधा अपने रूम में गई। सोना भी उसके पीछे पीछे आ गई। बाकी सभी लिविंग हॉल में बैठकर डिस्कशन करने लगे। रूही के रूम में रूही बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी। वो बहुत ही गहरी सोच में लग रही थी। तभी उस रूम में सोना आ गई। सोना ने डोर से ट्यूब निकाली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोना ने कुछ नहीं कहा। रूही उठकर बैठ गई। लीव मी अलोन। सोना ने उसकी बातें इग्नोर की और रूही के पास आ गई। रूही ने उसे घूर कर देखा। सोना ने बिना किसी भाव के कहा, आई सेड रिमूव योर शर्ट। सोना ने खुद ही रूही की शर्ट निकाल दी। पेट के बल लेटने के लिए कहा। सोना की नज़र रूही की पीठ पर गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सोना ने रूही की पीठ पर ट्यूब लगाई, अप्लाई करना स्टार्ट की। सोना ने कहा, पागल है साला, कोई ऐसे मारता है भला? तू क्यों रो रही है? तुझे कितनी चोट लगी है साली? हाँ तो चोट मुझे लगी है, तुझे थोड़ी ना। मैंने कितनी बार कहा जल्लाद को मार देते हैं। ओके, इतना आसान है उसे मारना तो ठीक है, जा तू ट्राई कर, बेस्ट ऑफ लक। सोना खामोश हो गई तो वहाँ से भाग गई। वो तुझे ढूंढ रहा होगा। पता करो माही डोबरीवाल की माँ के बारे में। ज़मीन आसमान एक करना पड़े तो करो। मुझे उसकी माँ की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या वो ये सब अपनी माँ की वजह से करता है? उसे लगता है कि मैं भी जैसे उसकी माँ उसके बाप को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी, उसे लगता है कि मैं भी उसे ऐसे ही छोड़कर चली जाऊंगी। इसी वजह से वो मुझे डरा कर रखता है। बहुत अच्छे से समझने लगी हो उस जल्लाद को। मुझे उसका तो कुछ समझ नहीं आता। सोना ने चिढ़ते हुए कहा,
कभी तो वो तेरी केयर करता है और कभी तुझे इतना हर्ट। तभी बाहर से किसी की आवाज़ आई, वो जल्लाद आ गया। रूही की उंगलियां कांप गई, सोना घबरा गई। रिया उनके कमरे के अंदर दाखिल हो गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। वो आ गया। सिर्फ 2 मिनट है तुम सबके पास, इस विला में मुझे कोई ना दिखे। रूही ने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी। वैसे वो माही डोबरीवाल कितना हॉट दिखता है, कितना सेक्सी है, रिया ने आहें भरते हुए कहा। रूही ने उसे घूरा। क्यों ना तू ही रूही के बजाय उसके साथ चली जा, सोना ने चिढ़ते हुए कहा। बेचारी रिया की बोलती बंद हो गई। उसने झूठ मूठ हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, साला जितना भी हॉट हो, लेकिन जल्लाद पूरा पागल आदमी है। अब अपनी असली जगह पर आ गई ना। तुम दोनों की बकबक हो गई हो तो नाउ गेट लॉस्ट। कुछ ही मिनटों में वो वेला खाली कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें माही के आने की भनक जो लग गई थी। अगर उनमें से एक भी पकड़ा जाता तो उसकी शामत आ जाती। तभी उस वेला के सामने बहुत सी ब्लैक कार एक कतार में आकर रुक गई। माही बाहर आया। वो बेहद गुस्से में लग रहा था। उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थी। वो अपने बड़े बड़े कदम लेता हुआ वेला के अंदर जाने लगा। उसके पीछे उसका पर्सनल असिस्टेंट आकाश भी चल रहा था। इतनी देर में उनके बॉस ने उनका जीना हराम कर दिया था। माही अपने बड़े बड़े कदम लेते हुए वेला के अंदर चला गया। माही गुस्से से चिल्लाया, कहाँ हो तुम? चुपचाप मेरे सामने आ जाओ, वरना। उसने अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए, लेकिन साफ पता चल रहा था उसके शब्दों में धमकी थी। वेला पूरी तरीके से खाली थी। वहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। उस गहरे सन्नाटे में माही की आवाज़ बहुत खतरनाक लग रही थी। रूम के अंदर बैठी रूही सहम गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी, लेकिन अब उसने भी ठान लिया था कि वो माही के साथ नहीं जाएगी। क्यों जाऊँ मैं उसके साथ? हाँ, आई नो कि तुम यहीं हो। सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास। अगर तुम मेरे सामने नहीं आई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। माही गुस्से से गुर्राया। रूही ने अपने गले से घूंट निगला। वो खड़ी हो गई, धीरे धीरे रूम से बाहर जाने लगी। वो डोर ओपन करती उससे पहले ही कमरे में धड़ाम की आवाज़ गूंज गई। रूही की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो दरवाज़ा टूट चुका था। रूही ने अपनी नज़रें उठाकर सामने देखा। माही गुस्से से उसके सामने खड़ा था। पूरा दानव लग रहा था, एक शैतान। रूही घबराने लगी। उसे खुद नहीं पता था कि उसकी बॉडी कांप रही थी। रूही अपने कदम पीछे लेने लगी। उसने अपनी टेढ़ी नज़रों से माही की तरफ देखा। उस विंडो से कूदकर भाग जाना चाहती थी। माही ने रूही के कदमों की तरफ देखा जो उससे दूर जा रहे थे। माही गुस्से से तिलमिला उठा। वो अपना एक कदम रूही की तरफ बढ़ाने लगा। रूही के माथे पर पसीने की बूंदें थी। वो विंडो की तरफ भागी। इससे पहले कि वो विंडो से कूद पाती, माही ने उसे दबोच लिया। एक ही झटके में उसे वॉल से लगा दिया। रूही अभी संभल भी नहीं पाई थी। उसे अपने होठों पर किसी के होठ महसूस हुए। माही का किस बेहद रूड था। उसने अपना हाथ बढ़ाया। वो माही को खुद से दूर धक्का देना चाहती थी, लेकिन दूसरे ही पल माही ने उसके हाथों को वॉल पर ब्लॉक कर दिया। उसे पर्सनैलिटी किस कर रहा था। साफ पता चल रहा था कि वो अपना गुस्सा निकाल रहा है। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगा, लेकिन अब रूही को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। रूही ने माही को धक्का दिया। माही उससे 2 कदम पीछे हो गया। रूही के होठों पर ब्लड लगा हुआ था। उसके होठों पर दांतों के निशान थे। माही ने कई बार रूही के होठों को काटा था। दूसरे ही पल माही ने दोबारा रूही को दबोच लिया, उसके गाल पर बाइट की। रूही को माही की तेज चलती सांसें अपने गाल पर महसूस हो रही थी। रूही माही की तरफ नहीं देखना चाहती थी। माही ने जो आज उसे हर्ट किया, माही ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तुमने वहाँ से भागने की कोशिश की। शायद मेरा डर तुम्हारे अंदर ख़त्म हो गया। यही बात है ना? रूही ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। ये देखते ही वो और भड़क गया। ओह, इतनी नफ़रत करती हो मुझसे कि मेरी शक्ल तक देखना तुम्हें मंजूर नहीं। लेकिन अफसोस है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, अपनी मर्ज़ी से या फिर ज़बरदस्ती। रूही ने अभी तक एक शब्द तक नहीं बोला था। माही को रूही की चुप्पी अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शायद वो चाहता था
कि वो उस पर गुस्सा करे, लेकिन रूही का इतना ठंडा रिएक्शन देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। माही ने एक जोर का पंच वॉल पे दे मारा। रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। माही के जबड़े कस गए थे। उसने रूही को उठाया, रूम से बाहर ले जाने लगा। माही का एक हाथ रूही की पीठ पर था, रूही का सिर माही के कंधों पर था। रूही के बॉडीगार्ड्स ने उनकी तरफ देखा। वो सब उनकी तरफ पीठ करके खड़े हो गए। कुछ ही समय में वो सब महल पहुंच चुके थे। माही ने रूही की शर्ट उतारी, उसकी पीठ पर दबा लगाने लगा। रूही की आंखें नम हो गई। माही रूही से कुछ भी बोलता, रूही उसे इग्नोर कर देती। आज 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन रूही ने उस दिन से एक शब्द भी नहीं बोला था। ना ही वो माही की तरफ देखा करती थी, ना ही वो उसे कुछ बोलती थी। अब माही गुस्से में रहने लगा था। उसे रूही का ऐसा बिहेवियर खलने लगा था। उसे उसकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका था। माही का सब्र जवाब दे गया। वो अपने स्टडी रूम में रूही की तरफ आने लगा। उसकी नज़र बेड पर गई। उसकी आंखें पैनी हो गई। गुस्से से माही के जबड़े कस गए। ये रूही का रोज़ का ही काम हो गया। वो खुद को ब्लैंकेट से पूरे तरीके से कवर कर सो रही थी। उसने ब्लैंकेट को अपने आसपास अच्छे तरीके से लपेटे हुए था। माही गुस्से से बाथरूम में चला गया। करीबन आधे घंटे के बाद वो बाथरूम से बाहर आया। माही ने अपना नाइट वेयर पहना, बेड के पास आया। वो आकर बेड की दूसरी साइड लेट गया। गुस्से से उसने अपनी सिगरेट जलाई, उसके कस लेने लगा। रूही ने अपनी करवट बदली। उसकी पीठ माही की तरफ थी। गुस्से से माही की मुट्ठियाँ कस गई। वो जानता था कि वो सो नहीं रही, बस उसे अवॉइड कर रही थी। माही ने गुस्से से रूही को अपनी तरफ खींचा, उसके ऊपर आ गया। रूही की आंखें अभी भी बंद थी। ये देखकर माही भड़क गया। माही ने ब्लैंकेट साइड करने की कोशिश की, लेकिन रूही ने कसकर लपेटा हुआ था। माही ने ब्लैंकेट के 2 टुकड़े कर दिए, उसे बेड के नीचे फेंक दिया। माही ने देखा वो उसे अभी भी अवॉइड कर रही थी। मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कब तक अवॉइड करोगी। माही ने महसूस किया वो कोई हरकत नहीं कर रही। माही की आंखें छोटी छोटी हो गई। माही वो उसकी नेक को चूमने लगा। उसने रूही की नेक पर कई बार लव बाइट्स दिए, लेकिन रूही ने अभी भी कोई हरकत नहीं की। तुम मुझे देखना नहीं चाहती, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे अवॉइड करोगी। रूही की पकड़ ब्लैंकेट पर मजबूत हो गई। रूही को तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन उसने उफ तक नहीं कही। वो माही को उसकी मनमानी करने दे रही थी। वो भी देखना चाहती थी कि माही के गुस्से की हद किस हद तक थी। रूही का उसे इतने बुरे तरीके से अवॉइड करना। कुछ घंटों बाद माही ने उसे छोड़ दिया। रूही अभी भी निढाल सी पड़ी हुई थी। माही ने उसकी हालत देखी। रूही उठकर बैठ गई। माही ने उसकी पीठ की तरफ देखा। माही को अपने अंदर खालीपन महसूस हुआ। माही का हाल ऐसा हो गया था, रहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता। शुरू से लेकर अभी तक रूही ने एक भी शब्द नहीं बोला था। अब माही को रूही की चुप्पी और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे रूही की चुप्पी खल रही थी। रूही खड़ी हुई, उसके पैर कांप रहे थे। वो अपने कांपते हुए पैरों के साथ वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। उसने अपना एक कदम बढ़ाया ही था, तभी माही ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। रूही ने चुपचाप माही को साइड कर दिया। उसकी गोद से उठने लगी। क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? रूही ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला। माही ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, नाराज़ हो, गुस्सा हो तो मुझसे लड़ती क्यों नहीं? रूही के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। मैं होती कौन हूँ नाराज़ होने वाली? आखिरकार रूही ने कुछ बोला। मिस्टर डोबरीवाल को मेरा जिस्म चाहिए था। जो उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल गया। उन्हें सिर्फ उसी से मतलब होना चाहिए। आखिरकार आपने मुझे सिर्फ इसीलिए तो ख़रीदा है, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए। रूही के शब्द थे या फिर जहर? इतना कहते ही रूही माही की गोद से उठ गई और बाथरूम की तरफ चली गई। माही अपनी जगह पर जमकर बैठा हुआ था। रूही शावर के नीचे खड़ी थी।
उसके ऊपर शावर का ठंडा पानी गिर रहा था। उसने अपने हाथों को वॉल पर टिका दिया। उसके चेहरे पर एक शातिर स्माइल फैल गई। तुम्हें मुझसे फ़र्क पड़ने लगा है मिस्टर हार्टलेस। तुम्हें खुद के पीछे दीवाना नहीं बनाया तो मैं भी नूर नहीं। मैं कभी इस आदमी को समझ पाऊंगी या फिर नहीं, ये पल में क्या क्या बन जाता है। दूसरी तरफ से इतना हर्ट करेगा कि मानो उससे कितनी नफ़रत करता है। वही उसके बिना नहीं रहा जाता। जब उसे बात नहीं करनी, उसे इग्नोर करती है तो तड़प उठता है। हो क्या तुम? दूसरी तरफ एक आदमी अपना सारा सामान इधर उधर फेंक रहा था। वो गुस्से से बौखलाया हुआ था। गुस्से से चिल्लाया, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूँगा, चाहे ज़मीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े। इस तरफ माही रूही शावर के नीचे खड़े थे। ठंडा पानी दोनों के बदन को भिगो रहा था। पानी की बूंदें उनके बदन पर चमक रही थी। रूही माही की इंटेंस नज़रें अपने ऊपर महसूस कर रही थी। उसने तुरंत खुद को अपने हाथों की मदद से कवर किया और घूम गई। इसका मन नहीं भरता, लगभग मेरी जान ही निकाल ली कमीना। ये मर जाते बिना इनका कुछ भी नहीं हो सकता। तभी किसी ने उसे पीछे से हक किया। माही ने अपना सर उसके कंधे पर रखा। तुम क्या छुपा रही हो? ऐसा तो नहीं है कि मैंने इन्हें पहली बार देखा है। रूही के गाल जलने लगे। ये मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, रियली? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। ये हार्टलेस आदमी भी ऐसा कुछ कर सकता है और बोल सकता है। रूही की हार्ट बीट 100% की स्पीड से दौड़ रही थी। ये उसने खुद भी नोटिस किया। रूही की आंखें बंद थी। उसके सामने किसी का धुंधला चेहरा आ गया। उसने तुरंत माही को खुद से दूर कर दिया और बाथरूम से बाहर जाने लगी। तभी माही ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे थामते हुए उठा लिया। माही को गुस्सा आ गया। रूही का यूं उसे दूर करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। माही ने उसे घूरा, रूही को अपने सीने में छुपा लिया। रूही ने भी कोई हरकत नहीं की। उसे माही की बाहों में अलग सा एहसास हो रहा था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वो उससे दूर जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पाती। ये आदमी इतना क्रूर है लेकिन फिर भी वो उसमें अच्छाई तलाश करने की कोशिश करती है। ऐसा क्यों करती है, इसका जवाब वो खुद नहीं जानती। इसने कई बार खुद से सवाल किया, क्यों ऐसा करती है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ खामोशी ही मिली। रूही ने कहा, ठंड लग रही है। इतने दिनों के बाद रूही को उसे बात करता देख माही को एक अलग सा सुकून मिला, जैसे उसके अंदर चल रहा तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। वो बेहद मासूम लग रही थी। माही के भाव नॉर्मल हो गए। वो रूही को बेडरूम में वापस लेकर आ गया। उसने रूही को बेड पर बैठाया। रूही बिल्कुल टमाटर जैसी हो गई। उसे माही की ऐसी हरकतें देख सचमुच शर्म से पानी पानी हो जाया करती थी। माही ने ड्रॉर से स्वेलिंग ट्यूब निकाली, रूही को ठीक से लेटा दिया। रूही ने माही की तरफ देखा जैसे कह रही हो आराम से। माही ने रूही के दर्द भरे भाव देखे। किसने कहा था मुझे अवॉइड करो? रूही चिढ़ गई। उसने अपना सिर झटक दिया। माही ने उसे घूर कर देखा। असल में माही ने दवा लगाते वक्त फोर्स यूज़ कर दी। रूही का मन किया कि खींचकर एक लात मारे। रूही ने अपने पैरों को नीचे किया और माही से दूर हो गई, लेकिन वो माही ने उसके पैरों को पकड़ लिया, पैर सहित उसे वापस खींच लिया। रूही ने माही को घूरा, बेशरम। रूही के गाल जलने लगे। वो दोनों किस पोजीशन में थे, कोई उन्हें ऐसे देख ले तो शर्म से पानी पानी हो जाए। थैंक गॉड कमरे में सिर्फ वो दोनों थे। अगर उनका कोई बच्चा होता तो इसके आगे का सोचते ही वो शर्मा गई। शांत रहो, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, माही ने देखते हुए कहा। मैं खुद कर लूँगी, रूही ने चिढ़ते हुए कहा। माही ने उसे ट्यूब देते हुए कहा, ये लो। रूही ने ट्यूब छीन ली। रूही ने जैसे ही ट्यूब अप्लाई करने लगी, उसे दूसरा कोई देख रहा है। रूही की नज़र माही पर गई, जो उसे गौर से देख रहा था। रूही लाल हो गई, कमीना। रूही घूम गई। अरे मैं देख रहा था, माही ने उसकी पीठ को घूरते हुए कहा।
रूही के गाल जलने लगे। छिछोरा। रूही ने माही के भाव नहीं देखे। माही के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। माही ने पीछे से रूही को पकड़कर खींच लिया। मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, रूही ने चिढ़ते हुए कहा। मुझे सब पता है तुम क्या करना चाहते हो कमीने। दर्द कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा। तुम्हारे अंदर ये जानवर जो पनप रहा है ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। रूही माही से दूर हो गई। वो बेड के एकदम कॉर्नर साइड में चली गई। उसकी पीठ माही की तरफ थी। माही अपनी छोटी छोटी आंखों से रूही की पीठ को घूरने लगा था। माही ने रूही को अपनी तरफ खींच लिया, उसे बेड पर पुश किया और उसके ऊपर आ गया। उसे एकदम से जकड़ लिया। रूही को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो अभी भी हताश थी। रूही ने उन दोनों की पोजीशन देखी। वो शर्म से पानी पानी हो गई। माही उसे घूर रहा था। तुमने मुझे फिर अवॉइड किया। हाँ तो क्या। माही की है ये हरकत रूही को किसी बच्चे की तरह लग रही थी। रूही माही को धक्का देने लगी, लेकिन माही उसे उतना ही जकड़ लेता। रूही ने कोशिश करना बंद कर दिया। रूही मन ही मन सोचने लगती है, उसने माही को जानबूझकर अबॉर्शन वाली बात बताई थी ताकि उसके अंदर कोई गिल्ट ना रहे। वो चाहती थी माही को भी पता चले, आखिर वो बच्चा भी उसी का था। वो उस बच्चे का बाप था। रूही ने ये जानबूझकर माही को बताया था। वो चाहती थी कि माही को भी उसके बच्चे के बारे में पता हो। रूही अपनी सोच में गुम थी। तभी उसे महसूस हुआ माही सो गया। माही उसके सीने पर सर रखकर सो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे माही कई दिनों से नहीं सोया। रूही ने ब्लैंकेट उठाकर दोनों को कवर कर लिया। माही सो चुका था, लेकिन रूही की आंखों में नींद नहीं थी। वो कुछ पुरानी यादों में चली गई। दो लड़कियां बाइक चला रही थी। शायद उन दोनों में रेस लग रही थी। उन दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए थे, ब्लैक कलर की जीन्स, ब्लैक कलर शर्ट विद ब्लैक ब्लेजर। उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे क्योंकि उन दोनों ने हेलमेट लगाया हुआ था। वो दोनों लगभग बराबर ही चल रही थी। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा, दी आज आप फिर हार गई। उस लड़की ने अपना हेलमेट निकाला। उसके लंबे बालों ने उसके चेहरे को ढक लिया। तभी दूसरी लड़की ने अपना हेलमेट निकाला। उसके बालों ने भी उसका चेहरा ढक लिया। छोटी, तूने फिर चीटिंग की। नहीं दी। तभी उस लड़की ने दूसरी लड़की का कान खींचते हुए कहा, तू बाज नहीं आने वाली। तेरी ये शरारतें ना दी, दर्द हो रहा है, मैं सब समझती हूँ। तेरी ये नौटंकीबाजी। उस लड़की ने धीरे से अपनी जीभ निकाली। अपनी एक आंख दबाते हुए कहा, इन्हें कैसे पता चला। तभी उन दोनों के पास कोई चलता हुआ आया। उसने कहा, कैडी, तुमने कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया है इसे। तभी उस लड़की ने कहा, दी मैं इसे कैसे बुद्धू बनाती हूँ, जब देखो आ जाता है टांग अड़ाने साला। तभी उस शरारती लड़की ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कैडी से ऐसे बात करो। उस आदमी ने माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी मैम। उसके बगल में खड़ी असली कैडी हंसने लगी थी। उसने अपना सर हिला दिया। ये उसकी बहन है, पता नहीं कब सुधरेगी। उस आदमी ने कहा, सॉरी मैम, मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा आप नूर मैम हैं। वो दोनों लड़कियां एकदम से एक जैसी दिख रही थी और उन दोनों में कोई अंतर नहीं था। दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। तभी कैडी ने कहा, बस बहुत हुआ नूर, अब बस भी करो। रामू काका को इतना परेशान नहीं करते। तभी रामू काका ने नूर को घूरते हुए कहा, नूर, तुमने आज फिर मुझे बुद्धू बनाया। मैंने थोड़ी ना बनाया, वो तो आप खुद ही बन गए। इतना कहने के बाद ही नूर उफ रूही वहाँ से खिसक ली। उसे पता था कि अब उसे बहुत बुरी तरीके से डांट पड़ने वाली है। मिस केडी, आपने कोहिनूर मैम को बहुत बिगाड़ दिया। रामू काका ने जाती हुई नूर को देखते हुए कहा, केडी, जाने दे रामू काका, बच्ची है। केडी मैम नूर मैम की गलतियों को कब तक नज़रअंदाज करती रहेगी। आज उनके कॉलेज के प्रिंसिपल का कॉल आया था। नूर मैम ने फिर किसी को पीटा। उसी ने कुछ किया होगा। केडी ने सख्त लहजे में कहा, किसकी इतनी औकात जो केडी की बहन से पंगा ले। हाँ, जो किसी से पीट कर आए वो केडी की बहन नहीं। केडी ने
डेविल स्माइल के साथ कहा, उठा लो उसे, शाम का वक्त। रूही उफ नूर अपनी मस्ती में झूमती हुई कैडी के रूम की तरफ आ रही थी। नूर बिना नोक किए ही अंदर चली आई। कैडी के हाथों में कुछ था जो उसने पिलो के नीचे छुपा दिया। उसने नूर को घूरते हुए कहा, तुमने क्या कांड किया है? नूर ने मन ही मन कहा, इन्हें कैसे पता चला? ज़रूर उस खड़ूस बुढ़े ने बताया होगा। मेरी जान का दुश्मन नहीं दी, मैंने कुछ नहीं किया, सब ना ऐसे ही मुझे बोलते रहते हैं। नूर ने अपनी दी को बटरिंग करते हुए कहा, आपको लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? नूर ने मासूमियत से कहा। कैडी ने अपना सर हिला दिया, इनका कुछ नहीं हो सकता, शैतान लड़की। नूर उफ रूही ने कैडी के बगल में बैठी हुई थी। दी, बोल क्या चाहिए तुझे? आपको कैसे पता दी कि मुझे आपसे कुछ चाहिए? तेरी शक्ल पर लिखा है। नूर ने कहा, दी, मैं और मेरे फ्रेंड टूर पर जा रहे थे, क्या आप मुझे परमिशन देंगी? नहीं, कैडी ने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, सिर्फ 10 दिन की ही तो बात थी, जाने दो ना। नूर ने अपनी दी को मनाते हुए कहा, नो मिस नो, फाइनल, मुझे अब इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं करनी। कैडी ने सख्त लहजे में कहा। उफ, रूही चुप हो गई। उसने दोबारा उस टॉपिक पर कोई बात नहीं की। वो अपनी दी का गुस्सा अच्छे से जानती थी। तभी नूर की नज़र पिलो के साइड से निकली हुई किसी चीज़ पर गई। देखने से वो कोई फ़ोटो लग रही थी। नूर उस फ़ोटो को ठीक से देख नहीं पा रही थी। उसने वो फ़ोटो पिलो के नीचे से निकाल ली। इससे पहले कि नूर उस फ़ोटो को देखती, कैडी ने उसके हाथ से फ़ोटो छीन ली। अपने पीछे छुपाते हुए कहा, ये क्या कर रही है तू? मुझे भी देखने दो ना दी, मैं भी तो देखूं किसकी फ़ोटो है, जिसे दी मुझे नहीं देखने दे रही। नूर ने शरारत भरे लहजे में कहा, क्या मेरे होने वाले जीजू की फ़ोटो है दी? ये क्या आपके गाल पर कुछ लगा हुआ है? मैं साफ़ कर देती हूँ दी। क्या आप शर्मा रहे हो? द ग्रेट कैडी को शर्म, नेवर नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर मैंने कुछ गलत देख लिया। कैडी ने नूर को घूरा। नूर ने फ़ोटो अपनी दी से छीनते हुए कहा, मैं भी तो देखूं अपने जीजू को। नहीं नहीं नूर, खबरदार, लेकिन मैं तो देखूंगी। नूर पूरे कमरे में उछल कूद करने लगी। वो फ़ोटो देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैडी उसके पीछे पड़ी हुई थी। नूर बेड पर चढ़ी हुई थी। एडी बेड के नीचे थी। वो लगातार नूर को घूरे जा रही थी। नूर ने फ़ोटो देखी, उसका मुंह बन गया। नूर बेड पर बैठ गई। एडी उसके बगल में बैठ गई। उसने रूही के हाथ से फ़ोटो छीन ली। क्या दी, ये तो बच्चा है। आप एक बच्चे की फ़ोटो देख रहे थे। कैडी उस फ़ोटो को प्यार से निहारने लगी। ऐसा क्या है दी, जो आप इस फ़ोटो को इतने प्यार से देख रहे हो? मेरा टेडी। दी, ये टेडी कौन है? मेरा टेडी बेबी। बचपन में मैं उससे दूर हो गई थी। ओह, तो आप उसके लिए इंडिया जा रही हो? क्या इसे प्यार करते हो आप दी? आप फिर शर्मा रही हो। तभी मैं कहूँ कि आपने आज तक अपने आसपास किसी लड़के को भटकने क्यों नहीं दिया? सिर्फ इसके लिए। आपको पता भी है अभी कैसा दिखता है ये? कैडी अपनी गर्दन ना में हिला दी। नूर ने हैरान होते हुए कहा, आप मजाक कर रहे हो। आजकल यहाँ लोग देखकर प्यार नहीं करते। आप ये भी नहीं जानती कि वो अभी कैसा दिखता है और आप उससे प्यार करती है। रियली? कैडी का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था। दी, आप शर्माते हुए कितने प्यारे लगते हो। किसी को ये विश्वास ही नहीं होगा कि आप भी शर्मा रहे हो। जिस कैडी को लोग पत्थर दिल समझते हैं, उसके दिल पर भी कोई राज करता है। नूर ने शरारत भरे लहजे में कहा, आपको देखकर ना दी, बचपन का प्यार वाली बात सच लग रही है। दी, वैसे क्या पता जीजू की कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। कैडी ने नूर को घूरकर देखा। क्या पता वो अपनी ज़िंदगी के पूरे मज़े ले रहा हो और आप यहाँ उसके ख्वाबों में जी रही है। वैसे हमारा जीजू है बड़ा लकी। यहाँ लड़कियाँ 2-3 जगह मुंह मार चुकी होती है, लेकिन आप अभी तक लॉयल हो। सपोज़ करिए दी, आप इंडिया गए, वहाँ आप जीजू के घर पहुँच गए। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। आपने जीजू को सरप्राइज़ देने का सोचा। रूम का दरवाज़ा एकदम से खोल दिया। सामने कोई और ही फिल्म चल रही थी।
वो किसी और लड़की के साथ वो सब कर रहे होंगे तो। इतना कहने के बाद नूर रुक गई। उसने अपनी दी का चेहरा देखा जो काला पड़ गया था और गुस्से से लाल था। नूर ने थूक का पूरा घूंट घटकते हुए कहा, नूर भाग वरना पिटेगी तू। केडी ने अपना चेहरा एकदम से नूर के सामने लाते हुए कहा, वो मेरा है। उसकी ज़िंदगी में ना कोई था ना कोई होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। बचपन से चाहा है उसे। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की हुई उसे उखाड़ डालेगी ये केडी। केडी को अपनी चीज़ों पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं। नूर के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसे अपनी दी के अंदर एक दीवानगी दिख रही थी, एक पागलपन। अगर मैं मर भी गई तो भी वो मेरा होगा। केडी के फेस पर एक सनक भरी स्माइल थी। नूर ने कहा, हाँ दी, वो आपका ही है। केडी नॉर्मल हो गई। वैसे दी, आपके क्रश का नाम क्या है? केडी ने स्माइल के साथ कहा, माही। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।